हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमारी क्लास चली थी पिछली, और उसमें मैंने आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पूरी तरीके से समझा दिया था, लेकिन टेक्निकल इशू के चलते हमारा थोड़ा सा क्लास जो बक्सर का युद्ध था वहाँ से थोड़ा दिक्कत हो गया। तो मुझे पता होगा उसमें आपका फ्लो टूट गया होगा, तो मैं फिर से उसे एक बार बस 5 मिनट के लिए 5-10 मिनट का आपका समय लूँगी और उसे समझा दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से, जैसे कि कल हमारा क्या चला था, प्लासी का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध पढ़ने के लिए एक क्विक रिकैप अगर लेते हैं तो प्लासी के युद्ध से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1757 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किन दो लोगों के बीच में होता है? सिराज उद दौला और अंग्रेज में कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो जैसा कि ये आप कल पढ़ चुके हैं, तो मैं बस एक क्विक रिकैप दे रही हूँ। तो सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और सिराज उद दौला हार जाते हैं। और इनकी हार का कारण होते हैं मीर जाफ़र, जो इनके सेनापति होते हैं। मीर जाफ़र, इसके बाद सिराज उद दौला के बाद आते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो इनके सेनापति होते हैं, और इन्होंने षड्यंत्र किया जिसके वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं अपनी 50,000 सेना लेके भी, और रॉबर्ट क्लाइव अपनी 3200 की सेना के साथ जीत जाता है। तो मीर जाफ़र ने षड्यंत्र किया, और यहाँ हारने के बाद मीर जाफ़र को अगला नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। ठीक है, मीर जाफ़र फिर क्या करता है, जब से बाद में एहसास होता है, तो हम किस बात की बात कर रहे थे? दस्तक प्रणाली की। तो दस्तक प्रणाली हटा देता है। ठीक है, कि अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अंग्रेज भी कहते हैं कि तुम इसे हटाए, अब हम तुम्हें हटा देते हैं। तो अंग्रेज इसे हटा देता है। फिर इसके बाद कौन आता है? मीर कासिम आता है। मीर कासिम इनका दामाद होता है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? मीर कासिम क्या करता है? अपना जो कैपिटल है वो मुजफ्फरनगर से बदल के मुंगेर कर देता है। कैपिटल ये कहाँ बनाता है? मुंगेर में अपनी कैपिटल बनाता है। ठीक है, और फिर ये भी दस्तक प्रणाली को हटाता है। पहले तो बहुत अच्छा बन के आता है कि नहीं भैया, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही काम करेंगे। ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हम चलेंगे, एकदम आपके इशारे पे। लेकिन बाद में ये वो सब उसका षड्यंत्र रहता है कि पहले घुस जाओ अंदर, तब बताते हैं। एक बार नवाब बन जाते हैं तब हम बताते हैं। तो मीर कासिम के बाद मीर कासिम क्या करता है? ये भी दस्तक प्रणाली को हटा देता है। और दस्तक प्रणाली को हटाने के बाद अंग्रेज कहते हैं कि पुराना वाला ही सही था ना, जो मीर जाफ़र था। तो दोबारा मीर जाफ़र को बैठा देते हैं। मीर जाफ़र को दोबारा यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, दोबारा बैठाने के बाद मीर कासिम को बुरा लगता है, और मीर कासिम चला जाता है अवध के नवाब के पास। मीर कासिम कहाँ चल जाता है? अवध के नवाब के पास। मीर कासिम अवध का जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसके पास जाते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला के पास जाते हैं, और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और इनके साथ कौन रहता है?
इनके साथ साथ रहता है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इनके साथ साथ शाह आलम द्वितीय होता है। तो कौन कौन होता है? मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इनकी ये क्या बनती है? 3 संयुक्त सेना। संयुक्त सेना का ये निर्माण करते हैं और फिर ये युद्ध करते हैं। मतलब ये हुआ ना भाई कि अब मीर कासिम को बुरा लग गया। जैसे कि मैंने कल आपको ये स्टोरी पढ़ा दी है, इसलिए मैं आपको बहुत स्पीड बता रही हूँ। क्या हो जाता है कि मीर कासिम को बुरा लग जाता है कि फिर हमको हटा दिए हम गद्दी से। क्यों हटाए? क्योंकि ये अपनी कैपिटल मुजफ्फरनगर से मुंगेर कर देता है, वहाँ पे अपने गोली बारूद बंदूक रखना शुरू कर देता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही। ठीक है, अब क्या होता है, ये दस्तक प्रणाली भी हटा देता है, क्योंकि ये कहता है कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना होगा। अब अंग्रेज़ कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ बैठाया क्यों है जब मुझे सब देना पड़ रहा है। तो अंग्रेज़ इसे फिर हटा देते हैं। अंग्रेज़ जब मीर कासिम को दोबारा हटा देते हैं तो कौन बैठता है? दोबारा मीर जाफ़र बैठता है। ठीक है, मीर कासिम को हटाने के बाद दोबारा मीर जाफ़र बैठता है। अब मीर कासिम को लग जाता है बुरा कि यार ये कौन सी बात हुई, मतलब कि अब तो मैं बदला लेके रहूँगा, इनका बहुत ज़्यादा हो गया। प्लासी के युद्ध में तो ये जीते इसलिए थे क्योंकि मीर जाफ़र जो था वो षड्यंत्र किया था, लेकिन अब नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक 3 संयुक्त सेना बनाते हैं। 3 संयुक्त सेना शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम मिलके बनाते हैं और कहते हैं भैया आओ लड़ते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर रहता है उस समय यहाँ लड़ने आता है हेक्टर मुनरो। तो ये 3 संयुक्त सेना वर्सेस हेक्टर मुनरो रहता है। मतलब ये 3 संयुक्त सेना अकेले हेक्टर मुनरो से लड़ती है और वहाँ पे भी क्या होता है कि ये हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाता है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और क्योंकि ये और भी युद्ध करके आया है। अब जो ये 3 संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो का युद्ध है वो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ है? 1764 में होता है ये बक्सर का युद्ध। अब हेक्टर मुनरो के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, भैया हम प्लासी जीत गए, जिस भी रीजन से जीते, षड्यंत्र हुआ जो भी हुआ, हम प्लासी जीत गए। 1707 में वांडीवास का युद्ध होता है जब अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ते हैं। उसके बाद अंग्रेज जीत गए। अब कहता है भैया तुम आ जाओ, लड़ लो जितना लड़ना है, मैं तो जीत जाऊंगा। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। ठीक है, ये होता है ना कि आप एग्जाम देते हैं और आपका एक एग्जाम निकल गया ना तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अब मैं 2-3 एग्जाम सब निकाल लूंगा। ठीक है, ये वाला सिस्टम हो जाता है। तो वैसे ही अंग्रेज़ों के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि भैया मैंने प्लासी का युद्ध भी जीत लिया, वांडीवास का युद्ध भी जीत लिया, अब मेरे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। पुर्तगाल थे चले गए, डच थे चले गए, डेनिश थे चले गए, फ्रांसीसी भी चले गए, अब इनसे लड़ना है, आओ लड़ लेते हैं। तो ये सीन होता है। तब क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इसके अंदर और 3 संयुक्त सेना मिलके भी हेक्टर मुनरो को नहीं हरा पाती है। हेक्टर मुनरो ने कहीं ना कहीं अपने पराक्रम का प्रमाण दिया। ठीक है, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो होता है ये क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र से जीता, लेकिन हेक्टर मुनरो षड्यंत्र से नहीं जीता। तो ये था बक्सर का युद्ध। तो आपको समझ में आ गया कि प्लासी के युद्ध के बाद ऐसे क्या सिनेरियो बनते हैं जिसके वजह से बक्सर का युद्ध होता है। तो आपको बक्सर का युद्ध समझ में आ गया होगा। अब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में।
दिख रहा है? हाँ ठीक है। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। अब इसके बाद जो तीन संयुक्त सेना थी ये हार जाती है और हेक्टर मुनरो जीत जाता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पर मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करा देती हूँ कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पे विजय की। तो वो युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पे विजय किया। ठीक है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पे विजय किया? तो प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन एक और पूछता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पे विजय किया, मतलब पूरे भारत इनके उसमें विजय में आ गया। तो वो था बक्सर का युद्ध। किस युद्ध के बाद ये बंगाल पे अधिकार किया? विजय माने अधिकार। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पे अधिकार कर लिया और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पे अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि बचा ही नहीं ना। अब रॉबर्ट क्लाइव लड़ा प्लासी का युद्ध बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि बंगाल पे हमारा अधिकार, द्वैध शासन ले आता है बंगाल में। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या लाता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन लेकर आता है, तो बचता ही नहीं है ना। तो उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। तो हेक्टर मुनरो कहता है कि भाई जब बंगाल पे विजय पा लिया, बंगाल पे अधिकार कर लिया, तीन संयुक्त सेना से तो हम लड़ रहे थे, अब मेरा पूरे भारत पे अधिकार हो गया। ठीक है, समझ रहे ना। तो इसके बाद भारत पे अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। अब क्या होता है? 1764 के बाद की कहानी क्या है? 1765 क्या होता है 1765 में? इलाहाबाद की संधि होती है। तो अब 1765 में क्या होता है कि हेक्टर मुनरो तो जीत जाता है बक्सर के युद्ध में। उसके बाद कहता है कि अब जो भी हमारी क्षति हुई है शाह आलम द्वितीय को और बंगाल अवध के नवाब जो है क्या है, सिराजुद्दौला, दोनों को पकड़ लेता है। कहता है भैया जो भी हमारी क्षति हुई है हमें आप वसूल कीजिए। ठीक है, आप पूरा पैसा दीजिए, हमें हमारी क्षति वसूल कीजिए। ठीक है, ले लेता है। फिर क्या होता है? उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ की दीवानी भी ले लेता है। ठीक है, ये दीवानी ले लेते हैं, कहते हैं कि अब ये हमारे कब्जे में हो गया। तो ये होता है 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि। अगर मैं आपको कल एक चीज़ बताई होंगी तो आपको याद होगा, ब्लैक होल की घटना भी इन्हीं के बीच हुई थी। ठीक है, ब्लैक होल में क्या होता है कि 146 लोग को एक
कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें से 123 लोग मर जाते हैं। 23 लोग निकलते हैं, जिसमें से एक इतिहासकार होता है हॉर्नबिल, वो बुलाता है, फिर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और उसके बाद क्या होता है, लड़ाई होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसके पहले प्लासी के युद्ध के पहले होती है अलीनगर की संधि, जिसमें बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ एक अलीनगर की संधि होती है, जिसमें क्या बोला जाता है कि हम शांतिपूर्वक कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, हम व्यापार करने आए हैं तो व्यापार ही करेंगे। लेकिन विलियम फोर्ड बनाता है, चंद्रनगर पे आक्रमण करके उसे ले लेता है, तो अब सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाता है कि आपने संधि तोड़ दी। ठीक है, तो उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को वहाँ से हटा दिया जाता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि कहानी क्या है, मीर जाफ़र को बनाया जाता है, फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। जब मीर कासिम को वहाँ से हटा देते हैं तो मीर कासिम जाता है अवध के नवाब के पास, और शाह आलम द्वितीय सब मिलके एक 3 संयुक्त सेना बनाते हैं और हेक्टर मुन्नो से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। समझ में आ गया? इसके बक्सर के युद्ध हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें से उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी ले ली जाती है, और जो भी क्षति हुई है वो अवध के नवाब को चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। जो क्वेश्चन बनेगा इससे बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि 1765। मुझे लगता है कि आपको इस क्लास में ही यहाँ पे याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है कहानी का एक नया मोड़। कहानी का एक बहुत नया मोड़ आता है, वो होता है 1857। ठीक, बक्सर के युद्ध के बाद भी और युद्ध हुए हैं, आंग्ल मराठा, ठीक है, मैसूर का युद्ध, वो मैं मराठा जब पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। लेकिन उस कहानी के बाद यहाँ ये कहानी शुरू करते हैं, ये फ्लो में है। ठीक है, 1857 का युद्ध, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इसे भारत का सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1857 का युद्ध, ये 1857 का युद्ध नहीं है, ये 1857 की क्रांति है। ठीक है, अगर आज सारे भारतीय मिलके अगर किसी ने षड्यंत्र नहीं किया होता, सब मिले होते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सारे वर्ग आपस में मिलके इस क्रांति को पूर्ण तरीके से निभाते ना, तो भारत 100 साल पहले ही आज़ाद हो गया होता। ठीक है, इससे पहले ही आज़ाद हो गया होता भारत। लेकिन सबने अपना अपना चाहा, सबका अपना अपना था कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा तो मैं लड़ूंगा, मेरे लिए वो नहीं हो रहा तो मैं लड़ूंगा, सब मिलके एक साथ नहीं लड़े। यही कारण रहा कि 1857 की क्रांति असफल रही। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या क्या रीज़न रहे, ये हम जानते हैं। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसके साथ साथ इसे कहते हैं भारत का सैनिक विद्रोह। इसे क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह। ठीक है, इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखनी चाहिए कि इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस समय जब क्रांति होती है तो वो भारत का गवर्नर जनरल रहता है, और जब ये क्रांति ख़त्म होती है 1858 में, तब लॉर्ड कैनिंग को भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बना दिया जाता है। बहुत सारे परिवर्तन रहते हैं, कंपनी का एकाधिकार ले लिया जाता है। अब क्वीन, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो क्वीन है वो उनके हाथ में शासन चला जाता है। ठीक है, तो अब इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ साथ इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप पहले नोट कर लीजिए। कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत का मतलब कि अब इसके बाद वायसराय बन जाएगा, तो उस समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम भी यही है। ठीक है, कौन है? अंतिम भी यही है, क्योंकि इसके बाद तो वो आ जाएगा ना, वायसराय का पद। ठीक है, अंतिम भी यही है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये भारत का प्रथम भारत का क्या होता है? प्रथम वायसराय होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है। ठीक है, इसी में से पूछा जाएगा और इसके बाद और कुछ नहीं है। और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या होता है? तो उसमें 34 बटालियन नेटिव बटालियन के जो मंगल पांडे रहते हैं, उन्होंने क्या किया है? कारतूस मुंह से छीनने को मना कर दिया। उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होती है। तो यहाँ पे तत्कालिक कारण देख लेते हैं।
ठीक है। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को छीलने से मना कर देता है, ठीक है, छीलने से मना कर देते हैं। कौन? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे, तो मंगल पांडे किस सैनिक के बटालियन में थे? तो 34 नेटिव बटालियन। छावनी के सैनिक थे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि 1857 की क्रांति क्या है। और 1857 की क्रांति से जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो इस पेज में से कंफर्म होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा जिस समय 1857 की क्रांति हुई? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के बाद 1858 जब आता है तो एक इलाहाबाद में अपना एक चार्टर पढ़ता है, जब उसमें पता चलता है लॉर्ड कैनिंग को कि ये भारत का वायसराय बन जाता है, कि अब भारत का गवर्नर जनरल जो होगा वो क्या होगा? भारत का वायसराय होगा, ठीक है। तो ये रहता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो होता है ये भारत का प्रथम वायसराय बन जाता है। तो 1857 की क्रांति ये है, ठीक है। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे 1857 की क्रांति होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि भारत का पहला, ये भारत का राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। अरे यार, कब ये विद्रोह शुरू होता है? तो ये भी है कि यह विद्रोह जो है वो 10 मई को शुरू होता है, ठीक है। इस विद्रोह में एक चिन्ह है कमल का फूल और रोटी, ठीक है। तो ये चिन्ह है कमल का फूल और रोटी। कमल और रोटी, ठीक है। 8 अप्रैल को 29 मार्च को मंगल पांडे ने मना कर दिया कारतूस छीलने से। फिर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाती है। 9 अप्रैल को क्या होता है कि वहाँ के और अन्य जगह के जो भी सैनिक थे उन्होंने अपने कार्य को करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये फैलता है और सब एक दूसरे से मतलब कि कमल और रोटी से अपना संदेश पहुंचाते हैं, युद्ध के लिए आमंत्रण मतलब क्रांति के लिए निमंत्रण देते हैं और सबको आने को कहते हैं। और ये क्रांति हो जाती है 10 मई 1857 को, ठीक है।
10 मई 1857 को मेरठ से ये क्रांति शुरू होती है। तो ये क्रांति शुरू कहाँ से होती है? कब? ये स्लाइड जो है इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जा रहे हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे, कि उस समय मंगल पांडे द्वारा गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस को मुंह से छीलने से मना कर दिया जाता है। होता क्या है कि आप देखेंगे खुद ही, मंगल पांडे एक पहले वो पंडित हैं, ठीक है। गाय की चर्बी को मुंह से कैसे लगाएंगे? मतलब पंडितों के लिए गाय माता स्वरूप होती हैं, पूजनीय होती हैं। और सैनिक दोनों थे, हिंदू मुसलमान दोनों थे, ठीक है। तो वहाँ अफवाह फैल जाता है कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। मुसलमान जो है वो सुअर से दूरी बनाते हैं, तो वो सुअर की चर्बी को कैसे मुंह से छीलेंगे? तो ये हुआ ना कि अफवाह फैला देते हैं कि फूट पड़ेगा, ठीक है। तो अब मंगल पांडे को पता चल गया, गाय और सुअर की चर्बी मिला के कारतूस छीलवा रहे हैं। मतलब गोली में एक मतलब नार तक लगा होता है, उसे छीलना होता है, फिर गोलियां भरी जाती हैं, ठीक है, छील के मारते हैं। तो ये हुआ मंगल पांडे को कि अब कारतूस छिलवा रहे हैं हमसे गाय और सुअर की चर्बी का, मतलब कितना पाप चढ़ेगा ना। उसके बाद सैनिक बोले कि नहीं, छीलना तो पड़ेगा, सबको छीलना पड़ेगा। तब मंगल पांडे कहते हैं कि जब पाप चढ़ना ही है तो एक काम करते हैं कि आपको मार देते हैं, अच्छे से पाप चढ़ जाएगा, ठीक है। तो मंगल पांडे ने क्या किया, उसी बंदूक से 2 सैनिकों को मारा और उन्हें तुरंत 29 मार्च को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। कितने ही लोग मरे होंगे ना इसके पहले। तो क्यों ऐसा ये हुआ कि इसी के वजह से हुआ, एक मंगल पांडे के मरने की वजह से नहीं। केवल मंगल पांडे तत्कालिक कारण थे, लेकिन कारण तो कई थे ना, कई कारण थे जो 1857 की क्रांति होने के लिए प्रभावी हो रहे थे। अब हम कारण जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कारण क्या क्या रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। की क्रांति के कारण। तो आपको यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया ये क्या क्या है। अब आगे का जो 1857 की क्रांति है वो हम देखते हैं। की क्रांति के कारण
तो अगर हम कारण की बात करें तो 4 कारण प्रमुख हैं। यही कारण प्रमुख नहीं, यही कारण ही है। ठीक है। तो राजनीतिक कारण क्या रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कर वसूल रहे थे लोगों से। ठीक है, कि आप हमारे यहाँ आते व्यापार करने और हमारे यहाँ ही हम पे शासन चलाते हैं। यहाँ से शुरू होता है करों का वसूलना, जमींदार मतलब करों का वसूलना। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, घोटाला कर रहे थे। ठीक है, कर वसूल रहे थे, उसमें घोटाला कर रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चल नहीं रहा था। तो ये सब क्या रहते हैं, राजनीतिक कारण रहते हैं। शासन खुद कर रहे थे, मुगल को हटा दिया। ठीक है, और शासन एक एक करके अपना सारी चीज़ें हथिया लेते हैं। राजनीतिक कारण होता है। उसके बाद आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या होता है कि जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी प्रथा कर रहे हैं, मतलब ज़मीन को हथिया रहे हैं और खेती करवा रहे हैं, नील की खेती करवाते हैं, जिससे क्या होता है किसानों को कितना नुकसान होता था। अगर उसमें नील की खेती हो जाती थी तो वो जो ज़मीन है वो बंजर हो जाता था, तो नील की खेती कराते थे। ठीक है, आर्थिक कारण ये रहा। धार्मिक कारण और सामाजिक कारण क्या रहा कि ईसाइयों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, मतलब कि आप हमारा धर्म अपना लीजिए, उसके बाद आपको हम प्रमोशन दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट क्यों किए, क्योंकि एजुकेशन इंग्लिश में था। एजुकेशन करने के लिए वहाँ पे जो टीचर थे वो तो अंग्रेज़ थे, वो आते तो फिर वो क्या करते, अपने ईसाई धर्म का प्रचार भी करते, फिर वो लोग कन्वर्ट होते उसी में, उन्हीं को नौकरी मिलता। सामाजिक कारण क्या थे, झांसी की रानी के बेटे को क्या कर दिया गया, गद्दी पे बैठने नहीं दिया गया। क्यों? कि डलहौजी की हड़प नीति के कारण कि अगर किसी का पुत्र जो है वो गोद लिया हुआ है तो उसे गद्दी पे बैठने नहीं दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई इस वजह से युद्ध की। नाना साहेब के पेंशन को बंद कर दिया गया, नाना साहेब इस वजह से युद्ध किए। ठीक है, सबका अपना अपना कारण रहा। ठीक है, सामाजिक कारण में ये आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कल के सेक्शन में, कि बाकी इसके आगे का कल के चीज़ें एक्सप्लेन होगी। 1857 की क्रांति बड़ी है तो 2 क्लास लग जाएगा, एक क्लास आज और कल 1857 की क्रांति पूरी खत्म हो जाएगी, जिसमें आपको कारण पता चलेगा किसने कहाँ से विद्रोह किया और अंग्रेज कहाँ से रोके। ठीक है, उसके बाद ये है, फिर उसके बाद 1857 की क्रांति खत्म हो जाएगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना, बाकी की क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।